साल 2025 का अंत आ गया है और भारत के ज्यादातर शहरों में सुबह का मतलब है धुंध की एक मोटी चादर। एक तरह से ये अब हमारे सालाना कैलेंडर का हिस्सा बन गया है ना। बिल्कुल। दिवाली के बाद से लेकर फरवरी तक बस धुंध, स्मॉग और खराब हवा की चेतावनियां। लेकिन आज जो हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, कुछ आर्थिक विश्लेषण है, वे कहानी को सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं रखते। ये बताते हैं कि ये सिर्फ मौसमी धुंध नहीं है, बल्कि एक साल भर चलने वाला एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। तो चलिए आज इसी धुंध को चीर कर देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हम 2025 में भारत के वायु प्रदूषण संकट की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये कितना बड़ा है, इसके छिपे हुए असर क्या हैं और हमारी कोशिशें कितनी कारगर हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ डराने वाले आंकड़े गिनाना नहीं है। हम उन कनेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। जैसे हमारे पावर प्लांट से जो धुआं निकलता है, उसका सीधा असर हमारी गेहूं और चावल की फसलों पर कैसे पड़ रहा है, या ये अदृश्य जहर देश की अर्थव्यवस्था पर कितना भारी बोझ डाल रहा है। हम कागज पर बनी नीतियों और जमीन पर उनकी हकीकत के बीच के फासले को भी नापेंगे। ये एक जटिल पहेली है और आज हम इसके सभी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पहेली के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले टुकड़े से ही शुरू करते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी AQLI की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की लगभग 100% आबादी 100%? हाँ, 100% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो WHO के मानकों से कहीं ज्यादा खराब है। ये आंकड़ा तो दिमाग सुनकर देता है। देश में कोई भी कहीं भी सुरक्षित हवा में सांस नहीं ले रहा है। हाँ, और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये एक्चुअली पिछले एक दशक की लगातार नाकामी का नतीजा है। सोचिए 2015 से 2025 के बीच 10 साल। हाँ, 10 साल में भारत का एक भी प्रमुख शहर WHO के सुरक्षित वायु गुणवत्ता के मानकों को हासिल नहीं कर पाया। दिल्ली की बात तो सब करते हैं, जो 2025 में भी लगभग 180 के औसत AQI के साथ सबसे प्रदूषित महानगर बना हुआ है। वो तो है ही। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस शहर को हम सबसे साफ मानते हैं, जैसे बेंगलोर, वो भी अच्छी हवा की श्रेणी से बाहर है। ये समस्या अब सिर्फ दिल्ली या उत्तरी भारत की नहीं रही, ये पूरे देश में फैल चुकी है। बेंगलोर भी आमतौर पे तो यही सोचा जाता है कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, लेकिन जो नए आंकड़े आए हैं वो तो इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देते हैं, है ना? बिल्कुल। 2024 के PM 2.5 के आंकड़ों को देखें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली या गुरुग्राम नहीं था, नहीं, बल्कि मेघालय का बर्नीहाट था। ये तो कल्पना से भी परे है। इससे तो यही लगता है कि अब ये संकट सिर्फ गंगा के मैदानी इलाकों तक नहीं, बल्कि जहां जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है वहां प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बर्नीहाट का उदाहरण यह दिखाता है कि औद्योगिक प्रदूषण कितना बड़ा फैक्टर बन गया है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जो इस संकट की गंभीरता को और अच्छे से समझाता है, ओवरशूट डेज। ओवरशूट डेज, ये क्या है? इसका मतलब है कि साल के वो दिन जब कोई शहर पूरे साल के लिए WHO द्वारा तय प्रदूषण के कोटे को पार कर जाता है। इसे ऐसे समझिए कि शहर कुछ ही महीनों में इतना प्रदूषण कर लेते हैं कि अगर वे बाकी साल बिल्कुल भी प्रदूषण न करें तब भी वे फेल हैं। ए बाप रे, साल की शुरुआत में हम फेल हो जाते हैं। ठीक यही। अप्रैल 2025 तक, यानी साल के पहले 4 महीनों में ही भारत के 273 में से 248 शहर 248? हाँ, 248 शहर अपनी सालाना सीमा पार कर चुके थे। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये सिर्फ सर्दियों की पराली या दिवाली के पटाखों की समस्या नहीं है। ये एक लगातार 365 दिन चलने वाला संकट है। और इस लगातार चलने वाले संकट का असर भी वैसा ही होगा, लगातार और गहरा। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण से खांसी और सांस की बीमारियां होती हैं, लेकिन द लैंसेट की 2025 की रिपोर्ट, उसके आंकड़े बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा भयानक है। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2022 में भारत में 17 लाख से ज्यादा मौतें सीधे तौर पर PM 2.5 प्रदूषण से जुड़ी थीं। 17 लाख? PM 2.5 यानी हवा में मौजूद वो बेहद बारीक कण जो हमारे फेफड़ों में गहरे उतरकर खून में मिल जाते हैं। डॉक्टर तो इसे महामारी के बाद का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कह रहे हैं। इसे साइलेंट पैंडेमिक कहना ज्यादा सही होगा।
एक ऐसी खामोश महामारी जो धीरे धीरे हमारे शरीर के लगभग हर अंग पर हमला कर रही है। हर अंग पर? जी। ये सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। हम हृदय रोग, अस्थमा, स्ट्रोक के मामलों में बहुत भारी वृद्धि देख रहे हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में डिमेंशिया जैसे मानसिक विकारों का संबंध भी खराब हवा से पाया गया है। अच्छा। और इसका सबसे ज्यादा बोझ देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर, जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही कमजोर है। पर ये सिर्फ हमारी सेहत या सांसों की बात नहीं है, है ना? मुझे लगता है सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका असर तो हमारी थाली तक पहुंच रहा है। हाँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च आई है जो कोयला बिजली घरों से निकलने वाले धुएं और हमारी फसलों के नुकसान के बीच एक सीधा और खतरनाक कनेक्शन दिखाती है। हाँ, ये रिसर्च आंखें खोलने वाली है। इसमें पाया गया है कि कोयला संयंत्रों से निकलने वाली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, NO2, जी, उसके कारण पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में चावल और गेहूं की सालाना पैदावार में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। 10%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ असल में? इसका मतलब ये है कि प्रदूषण की वजह से हमें उतना नुकसान हुआ है जितना हम पिछले दशक की औसत उपज वृद्धि के हिसाब से लगभग 6 सालों में कमाते। एग्जैक्टली। और इस अध्ययन का सबसे परेशान करने वाला निष्कर्ष ये था कि कई बिजली घरों के लिए फसलों को हुआ आर्थिक नुकसान समय से पहले होने वाली मौतों से होने वाले आर्थिक नुकसान से भी ज्यादा था। क्या कह रहे हैं? जी, ये सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर हमला है। सेहत का नुकसान, फसलों का नुकसान, तो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो देश को इसकी कुल आर्थिक कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? एक रिपोर्ट के अनुसार ये कीमत भारत की कुल GDP का लगभग 9.5% है। 9.5%? हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च, लोगों की काम करने की क्षमता में कमी और फसलों की बर्बादी, सब कुछ शामिल है। ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये वो भारी कीमत है जो देश हर साल चुका रहा है और जिसका असर हर एक नागरिक पर पड़ रहा है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी और इतनी महंगी है तो सवाल उठता है कि आखिर इतना प्रदूषण आ कहां से रहा है? कौन है इसके मुख्य जिम्मेदार? देखिए, इसके स्रोत कई हैं और यही इसे एक जटिल समस्या बनाता है। मोटे तौर पर देखें तो सबसे बड़ा स्रोत है सड़क परिवहन, जिसका प्रदूषण में लगभग 40% हिस्सा है। 40% तो सिर्फ गाड़ियों से? जी। इसके बाद निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल, उद्योग और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं आता है। ये वो स्रोत हैं जो साल भर प्रदूषण फैलाते हैं। और पराली जलाना? सर्दियों में तो सारी बहस इसी पर आकर टिक जाती है। पराली जलाना निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन 2025 में जो दिलचस्प बात सामने आई है वो है इसका बदलता हुआ पैटर्न। नासा और इसरो के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि किसान अब पराली दोपहर में नहीं जला रहे हैं। अच्छा। वो अब इसे देर शाम 4 से 6 बजे के बीच जला रहे हैं। ठीक है, पर समय बदलने से क्या फर्क पड़ता है? धुआं तो धुआं है। नहीं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू है। शाम के समय तापमान गिरने से वायुमंडल की निचली परत, जिसे प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर कहते हैं, वो सिकुड़ जाती है। जमीन ठंडी होने लगती है और हवा की गति भी कम हो जाती है। ऐसे में पराली का धुआं ऊपर आसमान में फैलने की बजाय जमीन के पास ही एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि भले ही पराली जलाने की कुल घटनाएं पहले से कम हुई हों, लेकिन शाम को जलाने की वजह से वो रात भर में स्मॉग को कई गुना ज्यादा जहरीला और घना बना देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शायद गलत चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सब लोग सिर्फ किसानों की बात करते हैं, लेकिन अगर शाम को जलाया गया धुआं इतना खतरनाक है तो शहरों के अंदर जो प्रदूषण साल भर लगातार चलता है, जैसे गाड़ियों का धुआं, उसका असर तो और भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पराली एक मौसमी और गंभीर समस्या है, लेकिन उसे ठीक करने से साल भर की समस्या हल नहीं होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने खुद ये बात मानी है कि दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 40% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। और इसकी मुख्य वजह है जीवाश्म ईंधन, मतलब पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता। यही वो स्रोत है जो 365 दिन 24 घंटे हमारी हवा में जहर घोल रहा है। ठीक है, तो समस्या बहुआयामी है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ गाड़ियां और फिर पराली जैसी मौसमी समस्याएं भी हैं। तो इस चौतरफा संकट से निपटने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP, वो जमीन पर कितना काम कर रहा है? देखिए, 2019 में बड़े जोर शोर से शुरू हुए NCAP का लक्ष्य 2026 तक PM कणों में 40% की कमी लाना है। कागज पर ये एक अच्छा प्लान है,
कुछ प्रगति हुई भी है, जैसे मॉनिटरिंग स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ा है, लेकिन सच ये है कि ये कार्यक्रम अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या फंड के इस्तेमाल की है। मतलब पैसा खर्च नहीं हो रहा? हाँ, आवंटित फंड का केवल 68% ही इस्तेमाल हो पाया है। राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय इस पैसे को खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। स्टडीज का क्या हुआ? हाँ, उन्हें सोर्स अपॉर्चुनमेंट स्टडीज कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। इनसे ही तो पता चलता है कि किसी शहर का कितना प्रदूषण गाड़ियों से आ रहा है, कितना इंडस्ट्री से। इसके बिना तो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन 130 शहरों में से सिर्फ 50 ने ये स्टडीज पूरी की हैं। जब हमें समस्या के स्रोत का ही ठीक से पता नहीं, तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? एनसीएपी तो एक लंबी अवधि की योजना है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जो हर साल आपातकाल जैसी स्थिति बनती है, उससे निपटने के लिए तो ग्रैप है, पर वो जमीन पर इतना बेअसर क्यों साबित हो रहा है? जीआरएपी एक इमरजेंसी उपाय है, जैसे मरीज को आईसीयू में भर्ती करना। जब हवा बहुत खराब हो जाती है तो जीआरपी-4 जैसे कड़े उपाय लागू होते हैं। पुरानी गाड़ियों पर बैन, कंस्ट्रक्शन पर रोक। लेकिन यहाँ नीति बनाने और उसे लागू करने की क्षमता के बीच एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। जैसे? कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है नो पीयूसी नो फ्यूल का नियम। हाँ, ये नियम तो बहुत सुर्खियों में था। क्या हुआ इसका? जैसे ये नियम लागू हुआ, एक ही दिन में पीयूसी सर्टिफिकेट की मांग में 46% का उछाल आ गया। नतीजा ये हुआ कि पूरे शहर के पीयूसी सेंटर के सर्वर क्रैश हो गए और सिस्टम ही बैठ गया। अच्छा। ये साफ दिखाता है कि हमारे पास सख्त नियम बनाने की इच्छा तो है, लेकिन उन नियमों को लाखों लोगों पर एक साथ लागू करने के लिए जो जमीनी ढांचा चाहिए, वो तैयार नहीं है। तो अगर मौजूदा योजनाएं और आपातकालीन उपाय दोनों ही कारगर नहीं हैं, तो क्या इसका जवाब फिर इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी में है? निश्चित रूप से ये लंबी अवधि के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनकी रफ्तार बहुत धीमी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को ही देख लीजिए। इसका मकसद स्टील, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे भारी उद्योगों को डीकार्बनाइज करना है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन 2025 के अंत तक जितनी क्षमता की योजना थी, उसका केवल 2.8% ही चालू हो पाया है। सिर्फ 2.8%। और इलेक्ट्रिक वाहनों का क्या? सड़कों पर तो अब काफी दिखने लगी हैं। हाँ, ईवीज की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये अभी भी कुल वाहनों का एक बहुत छोटा हिस्सा है। और दूसरा बड़ा सवाल बिजली का है। अगर ये सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गईं, तो इनके लिए बिजली कहां से आएगी? सही बात है। अगर वो बिजली भी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही आएगी, तो हम बस एक जगह का प्रदूषण दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होंगे। तो इन सभी समाधानों को जमीन पर उतारने में अभी दशकों का समय लग सकता है। तो हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि भारत का वायु प्रदूषण संकट हमारी सोच से कई ज्यादा गहरा, व्यापक और बहुआयामी है। इसका असर हमारी सेहत से लेकर हमारे खेतों और पूरी अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है। समाधान कागज पर तो मौजूद हैं, चाहे वो एनसीएपी हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक अजीब विरोधाभास है। जहां हम थोड़ी बहुत प्रगति करते भी हैं, तो वो तेज शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार की रफ्तार के सामने बेअसर हो जाती है। असली समाधान सिर्फ दिल्ली या एक शहर पर फोकस करने में नहीं है। इसका समाधान राज्यों के बीच बेहतर समन्वय में है, जिसे एयरशेड गवर्नेंस कहते हैं। एयरशेड गवर्नेंस? हाँ, हवा किसी राज्य की सीमा नहीं मानती है ना। तो जब तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश मिलकर पूरे वायु क्षेत्र को एक इकाई मानकर काम नहीं करेंगे, तब तक स्थायी हल नहीं निकलेगा। और जाते जाते एक विचार। हमने आज सरकारी नीतियों, उद्योगों की जिम्मेदारी और टेक्नोलॉजी पर बहुत बात की, लेकिन एक रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है कि हमारे व्यक्तिगत व्यवहार, जैसे निजी वाहनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या खुले में कचरा जलाना, ये भी प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस विशाल संकट से निपटने के लिए बड़ी संस्थागत जवाबदेही से परे व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर हमारे व्यवहार में बदलाव की क्या भूमिका है, और उस बदलाव को प्रेरित करने के लिए असल में क्या करना हो?